तो हमने वैसे अगर मैं एक बार समराइज करूं, सर हमने क्या क्या पढ़ लिया था, क्या बता सकते हैं सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या था? सेक्शन 15, और वो क्या बोलता था? सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रेस्ट अर्लियर। देन 15 के बाद हमने एक और सेक्शन करा था, सेक्शन 16, जो कि बताता था डिडक्शंस। डिडक्शन टोटल 3 मिलती थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स की मैंने कोई बात करी नहीं, वैसे देखते आज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे फिर हमने सैलरी के अंदर देखा था कि अलाउंसेस 3 कैटेगरीज मिलती थी बच्चे। सबसे पहली अलाउंसेस, देन उसके बाद परक्विजिट्स एंड रिटायरमेंट बेनिफिट। अलाउंसेस की अगर मैं बाइफर्केशन एक बार फटाफट बोलूँ तो अलाउंसेस सर सबसे पहले तो ऑफिशियल अलाउंस थे। ऑफिशियल अलाउंस के नाम बताओगे एक बार, क्या क्या थे? सबसे पहले ट्रैवलिंग, देन कन्वेंस, फिर हेल्पर, यूनिफॉर्म, एकेडमिक और एक और था, और डेली अलाउंस। इसका रूल क्या था बच्चे? रिसीव द स्पेंड व्हिचएवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। फिर सरकार ने पर्सनल अलाउंस दिए थे, हमने 4 लिखे थे, अभी और भी लिखने आज लिखवा दूंगा आपको। और उसकी जैसे कि हमने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देखा था, हॉस्टल अलाउंस देखा था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखा था, और ट्राइबल एरिया अलाउंस देखा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितने का था? 1600 होता था, पर वो हट गया है, तो अब तो वो 3200 सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था? हैंडीकैप के लिए। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस का ट्रीटमेंट या तो गवर्नमेंट को मिलता था या तो नॉन गवर्नमेंट को मिलता था। गवर्नमेंट की पहले सैलरी के अंदर इंक्लूड हो जाता था, नॉन गवर्नमेंट की भी सैलरी के अंदर इंक्लूड हो जाता था। फिर डिडक्शन किसको मिलती थी? गवर्नमेंट को। और डिडक्शन जो होती थी 3 लिमिट होती थी, जो सबसे कम होता था। पहली लिमिट क्या थी? एक्चुअली रिसीव, दूसरी 20% ऑफ बेसिक सैलरी, और तीसरी क्या थी बेटा? 5000। तो 5000 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता। रही बात नॉन गवर्नमेंट को, उसको तो मिलता ही नहीं था। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था एचआरए। एचआरए मिलने की 2 कंडीशन थी, पहली आपको रिसीव होना चाहिए, दूसरा आपने रेंट पे करा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, ऑडियो नहीं आया बेटा, अब आ रही होगी बच्चों, सॉरी, ठीक है, रिवाइज ही करा रहा हूँ अभी, एक बार सुनते रहना बस। तो हमने एचआरए देखा था बच्चे। एचआरए मिलने का क्या था कि एक तो रिसीव होना चाहिए और रेंट हमने पे करना चाहिए। अगर ऐसा है तो 3 लिमिट होती थी, जो सबसे ज्यादा होगी या कम होगी एग्जाम हो जाएगी? कम, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहली कौन सी थी? एक्चुअल एचआरए रिसीव। दूसरी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। और तीसरा 50% और 40% ऑफ सैलरी। 50% किसके, कौन सी स्टेट्स में था? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। 40% होता था, इसके अलावा बाकी जो भी। और अगर बीच में कोई भी पीरियड ब्रेक हो गया तो पूरा 12 महीने का नहीं निकलेगा, पीरियड ब्रेक होकर निकलेगा। फिर हमने कौन सा देखा था बच्चे? एक था अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉइज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो एक बात तो ये है, ये वाला अलाउंस अगर आप ले रहे हो तो आपको डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। और इसके पीछे एग्जेम्पशन क्या थी? जो भी एक्चुअल रिसीव्ड है वो तो लिख दोगे, लेस क्या करोगे बच्चे? 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 पर मंथ व्हिचएवर इज लोअर। जैसे सपोज करो बंदे को 2 लाख रुपए मिल रहा है, एक ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय में काम करते हैं, उसको 2 लाख रुपए मिल रहा है। क्या आप मुझे लिमिट बता सकते हैं? पहली लिमिट हो जाएगी 70%, दैट इज 140, और दूसरी क्या हो जाएगी? 120, व्हिचएवर लोअर ए बी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 80,000 का हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान आ रहा है आपको सारी बात? इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था एग्जेम्प्ट अलाउंस। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो सिटीजन ऑफ इंडिया वर्किंग आउटसाइड इंडिया, 10 सबसेक्शन 7 में उसके अलाउंसेस एग्जेम्प्ट हो गए। हाई कोर्ट वाले जजेस, हाई कोर्ट जजेस के सारे अलाउंसेस एग्जेम्प्ट। यूएनओ एम्प्लॉइज के सारे अलाउंसेस एग्जेम्प्ट। एंड सैंक्चुअरी अलाउंस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस इज एग्जेम्प्ट। इसके अलावा बाकी सारी की सारी कैटेगरी पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाती थी अदर अलाउंस में, जैसे कि मेडिकल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ओवरनेस अलाउंस, सॉरी ओवर टाइम अलाउंस, वार्डन अलाउंस, लंच अलाउंस, व्हाटएवर अलाउंस। क्लियर है साहब? तो सारा का सारा अलाउंस हमारा ऐसे चला था। और आइए नई बात करनी स्टार्ट करते हैं बच्चे, दैट इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स। परक्विजिट सबसे आगे में करेंगे दोस्त, पहले करेंगे हम लोग रिटायरमेंट बेनिफिट्स। प्रैक्टिस करनी भी बच रही है बच्चे, समझ रहे हो? तो हो सकता है एक ग्रेजुएटी कराकर, हो सकता है प्रैक्टिस ही कराऊं, क्योंकि ना इंटेंशन जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना तब तक नहीं आ पाती।
तो आइए एक तो करते हैं। अच्छा सर, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अगर मैं आपको बोलूं तो कितने हैं सर जी? एक होता है बच्चे ग्रेचुइटी, कुछ आइडिया ग्रेचुइटी क्या होता है? 5 साल बाद मिलता है, रिटायरमेंट में मिलता है। और अगर 6 साल हो गए और आप नौकरी चेंज कर रहे हो तो नहीं मिलेगा। तो बेसिकली अगर आपने 5 साल नौकरी कर ली ना, एंड इफ यू स्विच कोई और कंपनी में, तो आपको कंपनी देती है ग्रेचुइटी। ठीक है, देखेंगे अभी क्या है। बट अब इसमें जो मेन है ना बच्चे, एक होता है ग्रेचुइटी, एक होता है पेंशन। पेंशन क्या होता है बच्चों? और ये तो रिटायरमेंट के बाद है। और एक होता है बच्चे लीव सैलरी। अच्छा जी, देखेंगे बेटे क्या होता है लीव सैलरी। और इसके अलावा 2 और होते हैं, एक होता है VRS, आप शॉर्ट में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ऐसा होता है, बताए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में होता है। जैसे मेरे ब्रदर है, वो बैंक में जॉब करते हैं, तो एक एज जब हो जाती है तो आप वो स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। हाँ ठीक है, वो पॉलिसीज है। तो आप अगर VRS लेते हैं तो कुछ लमसम पैसा मिलता है आपको। और एक होता है बच्चे RC, दैट इज रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। लिख ही लेते हैं बेटे फुल फॉर्म, कोई बात नहीं। रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। और VRS क्या था जी? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ओके। रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन मैडम, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। तो आइए सबसे पहले मैं आपके साथ ग्रेचुइटी स्टार्ट करता हूं, तो हेडिंग डाल लीजिएगा। सर एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रेचुइटी की। ग्रेचुइटी जो होती है ना बच्चे, पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर आप एक कंपनी में 10 साल से काम कर रहे हो, एक्ज्यूमिंग 10 years, तो क्या बस 10 साल काम करने के बाद रिटायरमेंट ले लोगे क्या? कितने साल बाद रिटायरमेंट? उसके बाद तुम ले सकते हो। मतलब ग्रेचुइटी होता क्या, अगर मैं पूछूं डिटेल्ड, मतलब व्हाट इज ग्रेचुइटी? इसके ऊपर एक लमसम अमाउंट दिया जाता है। कौन देगा? कंपनी, एम्प्लॉयर देगा। किसको देगा? क्यों? क्योंकि उसने 5 साल तक कंटिन्यूअस नौकरी करी। और अगर एम्प्लॉयर ना दे तो लीगल एक्शन, कोर्ट केस कर दोगे बेटे। समझ रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हो। क्यों? क्योंकि ग्रेचुइटी एक्ट है। जैसे आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हो ना, ऐसी ग्रेचुइटी एक्ट है जिसमें ये बोला गया है कि भाई साहब अगर एक एम्प्लॉय ने 5 साल से ज़्यादा कहीं नौकरी करी तो उसका अधिकार बनता है कि उसको गिफ्ट दिया जाए एज अ जेस्चर उसकी लॉयल्टी की, भाई तो 5 साल टिक। समझ रहे हो? अब मुझे एक बात बताइए, 5 साल रुकना बहुत बड़ी बात होती है? आज के टाइम पे बड़ी बात होती है। अगर मैं आपको अपने घर की बात करूँ, अगर आपके पेरेंट्स में अगर गवर्नमेंट जॉब, तो मेरे फादर ने जब ग्रेजुएशन में थे ना, वो उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। ग्रेजुएशन में इंसान होता है 19-20 साल में, तो उस टाइम पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी नहीं करी थी और जॉब करी, और वो 60 ईयर्स तक, 60 अप टू टिल ही अटेन 60 सेम ही कंपनी। तो टेक्निकली एक ही कंपनी में 40 साल। आप मुझे बताइए क्या आप कर पाएंगे ऐसा? बहुत ही, क्योंकि हमारी आदत अब क्या हो गई है बेटे, जहाँ पर हमें दूसरी चीज़ ही बढ़िया लगती है ना, दूसरा हमेशा बेटर लगता है। फिर जब हम वहाँ जाते हैं तो पता लगता है तो बहुत ही खराब निकलेगा। मतलब नेचुरल, क्योंकि मैंने भी 4-5 साल जॉब करी है
और मैंने भी टोटल 5 कंपनीज तो बदल ली थी मैंने, समझ रहे हो? ओ मैडम कह रही है इनका तो हमसे बुरा हाल है सर। ठीक है, बट इतनी बार चेंज नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो? बेसिकली अगर सही कंपनी मिल जाती है, इनिशियली नहीं मिलती है एकदम से, लेकिन जब थोड़ी बहुत मैच्योरिटी आ जाती है, 2-3 साल तुम इधर से उधर हो जाते हो ना, तो स्टेबिलिटी अपने आप आ जाती है। तो मुद्दे की बात ये बच्चे कि मेरे फादर को तो जब ग्रेजुएटी मिली ना, तो उनको सीधा जब रिटायरमेंट हुई तब मिली, क्योंकि वो तो उसी कंपनी में ही थे। लेकिन अगर आप 10 साल बाद अगर उन्होंने चेंज करा होता कि मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूं, तो भी क्या उनको ग्रेजुएटी मिलती? आंसर इज यस। यानी कि ग्रेजुएटी हो सकता है आपको रिटायरमेंट में मिल रही हो, और हो सकता है आपको रेजिग्नेशन हो। देयर इज पॉसिबिलिटी दैट यू रिजाइन, आपको ग्रेजुएटी में। मेरा आपसे सवाल, आपके हिसाब से लॉ तो मैं आपको बताता हूँ, ये कहता है कि अगर कोई 5 साल रुक गया ना तो उसको ग्रेजुएटी मिलेगी, ठीक है। लेकिन एक कंपनी है कहती है नहीं, हमारे यहाँ अगर कोई 3 साल रुक गया ना तो हमें ग्रेजुएटी दे दो। ऐसा होता होगा? मतलब तुम 3 साल रुको, लॉ कह रहा 5 साल ना, मेरी कंपनी इतनी बढ़िया, मैं रिलायंस से हूँ, मैं एयरटेल से हूँ, इन्फोसिस से हूँ, 3 साल रुक जाओ, मैं ग्रेजुएटी दे दूँ। हो सकता है ना? क्यों कर रही है कंपनी ऐसा? इतना दया भाव क्यों आ रहा है? हाँ, एम्प्लॉय को रोकने के लिए। क्योंकि बेटे 5 साल तक की आगे की विजिबिलिटी एम्प्लॉय सोच ही नहीं रहा होता। हाई टर्नओवर एट्रिशन रेट होता है, तो कंपनी सोचते कैसे रिटेन करूं इसको, क्योंकि जब तुम ज्वाइन करोगे 1 साल तो तुम काम सीखोगे और इतने में तुम निकल लेते हो। तो इसलिए अगर मैं तुमको ये बोलूं कि 3 साल बाद तुम्हें पैसा और मिलेगा, तो हो सकता है एम्प्लॉय रिटेन हो जाए थोड़ा सा। सो इट्स नॉट नेसेसरी। गवर्नमेंट ने तो 5 साल बोला है कि भाई 5 साल होती तो देनी है, अब आपकी मर्जी है, आपको 3 साल में देनी, 3 साल में दे दो। लेकिन कोई कंपनी बोले नहीं मैं तो 8 साल में दूंगी, ये अलाउड नहीं है भाई, क्योंकि 5 साल गए, गवर्नमेंट ने बोला 5 साल हो गए तो देनी ही देनी है। सर ये बातें लिखनी नहीं है, क्योंकि ये बातें मैं आपको ग्रेजुएटी एक्ट की बता रहा हूँ, मेरे लिए मैटर नहीं है। मेरे लिए मैटर ये है कि आपके पास अगर कोई एम्प्लॉय है और बोले कि मुझे ग्रेजुएटी मिली है, तो हमें उसका टैक्स ट्रीटमेंट आना चाहिए जी। तो ले दे के बात युवा भाई, जब आपको रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन पे ग्रेजुएटी मिलेगी तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो जो भी आपको ग्रेजुएटी मिलेगी, ग्रेजुएटी रिसीव्ड विल बी फुल्ली, क्या लग रहा है, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट। ओके, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कह रहा है भाई 25 लाख रुपए की ग्रेजुएटी आई है मेरे अकाउंट में, आती होगी नहीं आती होगी बेटे? बिल्कुल आती है बेटे, ऐसा मत सोचो। जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होता है ना तो उसे 50-60 लाख रुपए मिलते हैं, ग्रेजुएटी पेंशन। है किसी के पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय? तभी मैडम से ज्यादा खुश आप ही हो। क्या कि बहुत पैसा है मेरे पास? आज ही पता लगा मैडम को बहुत पैसा आने वाला। अच्छा, अभी मिली थी? कितनी? 50 लाख है आपके पास? कहाँ रहते हो आप? 50 लाख रुपए मिला आपने, पार्टी नहीं दी मामा को? अच्छा, ये आपके मामा हमारे मामा। उनको जो ये होता है ना, क्या नाम है, गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल वालों को मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट स्कूल में ना कम मिलती है वैसे। ठीक है, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा, 60-70 लाख मिल गया। 60-70 लाख? ग्रेट है। पर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जब मिलता है ना पैसा, मतलब सही चीज है, लेकिन उसका पैसा ना वो बच्चों की शादी में लग जाता है। ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे भी पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनको भी पैसे मिले थे,
पर फिर मैंने खर्च करवा दी बेटे शादी। आपको ध्यान में बोला था, घर वाले बोल रहे थे कि पैसे, मैंने कहा रिटायरमेंट हो गया, पैसे आए चुपचाप लगा दे। हाँ, क्या हुआ? सबको शादी करनी थी। कवर हो गया गिफ्ट से। गिफ्ट बेटे से बिल्कुल लेना गलत है बेटे, लेकिन अगर कोई फादर अपने मन से देना चाहे तो बेटे मना। ठीक है, आइए चलिए। तो बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है तो ग्रेचुटी रिसीव्ड विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट, और अगर नॉन गवर्नमेंट है तो बेटे सारा एनालिसिस तो नॉन गवर्नमेंट पे है। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे भी बना लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल मिस्टर ए received 30 lakhs as gratuity from its employer, और एम्प्लॉयर का नाम कोई सरकारी में आप कह सकते हो SBI बोल दूं, ठीक है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट कैसे बन जाते हैं भाई? 50% से ऊपर। अब बोलोगे सर SBI का तो शेयर भी है, हाँ तो बेटे पूरे 100% शेयर थोड़ा ना ट्रैवल कर रहे होते हैं, 51% गवर्नमेंट के पास होता है, 49 ट्रेड हो रहे होते हैं जो मर्जी, समझ रहे? तो SBI से आप मुझे बताइए भाई को ग्रेचुटी कितनी मिली है? 30 लाख रुपए। अब आप मुझे बताइए इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? ग्रेचुटी विल बी एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और भी बातें करेंगे, काफी सारी बातें करेंगे, लेकिन आइए अभी इतने बात समझते हैं, अब दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं। सर दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी है बच्चे नॉन गवर्नमेंट। क्या मैं कह सकता हूं नॉन गवर्नमेंट क्या हो गया सर? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, विप्रो, कितनी ही कंपनियां बोल दो। अच्छा एड्यू जंक्शन, अगर मान लो यहाँ पे मिंकी मैम, उनको हो सकता है 4 साल हो गए, तो 5 साल होते ही क्या उनको ग्रेचुटी मिलेगी? ये एक्ट लग ही नहीं रहा होगा सर आप पे। हाँ सब भी नहीं। एडो जंक्शन पे नहीं लग रहा होगा। एड्यू जंक्शन में लग नहीं रहा है, क्यों क्यों नहीं लग रहा? क्यों तेरे को हमारा ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई लॉ नहीं लग रहे हैं? हाँ? तो एड्यू जंक्शन में जैसे शायद से मिंकी मैम को 4 साल हो गए, तो 5 साल होते ही, पता नहीं मैम को पता है नहीं पता, बताना मत बेटे, जाते ही बताओगे मैम ग्रेचुटी मिलेगी आपको, और अगर नहीं मिले तो ये रहा कोर्ट का रास्ता है। दुष्यंत सर तो वैसे ही जा रहे हैं, एक बार और चले जाएंगे। बेसिकली ग्रेचुटी उस पर लगता है अगर आप 20 एम्प्लॉई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, समझ? तो क्या एडो जंक्शन में है? नहीं। हाँ है ना सर। 20 एम्प्लॉय तो नहीं है ना बेटे, तो हमारे ऊपर ग्रेचुटी एक्ट नहीं लगा। ये बात मैंने आपको पहले इसलिए बताया क्योंकि मैं देख रहा था आपकी इंटेंशन हम मिंकी मैम को बताते नहीं होता, ठीक है? तो ध्यान रखी जाएगी बेटे, राजमा चावल में मिर्ची ज्यादा डलेगी, ठीक है? सो बेसिकली रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, ये तो बहुत बड़ी कंपनियां हो गई, छोटी प्राइवेट कंपनी भाई हजारों लाखों कंपनी है भाई। तो सर मुद्दे की बात क्या है दैट इफ यू आर अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो देखना पड़ता है कि क्या तुम कवर्ड अंडर ग्रेचुटी हो या नहीं हो। कवर्ड अंडर ग्रेचुटी या फिर नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी। सर मतलब बेटे एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होगा तो वो कवर्ड माना जाएगा, नॉट कवर्ड माना जाएगा? नॉट कवर्ड, ठीक है? अब वो हमें वो जज नहीं करना, हमें क्वेश्चन बताएगा कि जिस भी एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिल रही है, मान लो मिल रही है फिर भी, तो वो कवर्ड में हो। जैसे मिंकी मैम को ग्रेचुटी दे देंगे तो वो कवर्ड में आएंगे, नॉट कवर्ड में आएंगे?
नॉट कवर्ड में, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं लग रहा है, ये तो मैं विलिंगली पे कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना। एम्प्लॉय या तो कवर्ड होगा ग्रेचुटी एक्ट में, या फिर क्या होगा बच्चे, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। अगर वो कवर्ड हुआ, ठीक है, स्पेस चाहिए होगा मुझे, ठीक है, अगर वो कवर्ड हुआ तो आप समझिए मैं क्या लिख रहा हूं, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। सारा का सारा एग्जेम्प्ट नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। सर कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट मतलब ग्रेचुइटी एक्ट। हाँ जी, कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट होता है वो, बट इसे जनरली लिखा जाता है कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी। ठीक है, ठीक है जी। सो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। मान लो एक रिलायंस का एम्प्लॉय है, आपके हिसाब से कवर्ड होगा नॉट कवर्ड होगा? कवर्ड होगा। उसे कुछ ग्रेचुइटी मिली, वो आपके पास आया, भाई कुछ एग्जेम्पशन है क्या? तो आप मुझे बताइए एग्जेम्पशन के लिए 3 लिमिट्स है बेटा, एंड लिमिट नंबर सी इज 20 लाख। 20 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन आपको मिल सकती है। लिमिट नंबर 1 है एक्चुअल रिसीव्ड। सारा का सारा एनालिसिस लिमिट नंबर बी पर है। ये 2 में तो क्या है, जितनी मिली तुम्हें 18 लाख मिली, तुमने 18 लाख लिख दिए लिमिट में, लिमिट नंबर सी 20 लाख है, ठीक है। मेन एनालिसिस क्या है यहाँ पर, और वो क्या है, 15 डिवाइडेड बाय 26 इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। सर ये क्या लिख रहे हो? अरे लिख लो बेटे एक बार। इनटू मल्टीप्लाइड बाय completed year of service or part thereof। काफी लंबी लाइन हो जाएगी वैसे। in excess of, कहाँ लिख गया इस बात को, मैं उसके नीचे लिख रहा हूँ बच्चे, ठीक है। completed year of service in excess of 6 months। थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, बट एनालिसिस पूरा जब नीचे करेंगे समझ आ जाएगा आपको। क्या बोल रहे हो सर आप? आराम से देखिएगा। इस चीज के 3 कंपोनेंट है बेटा। एक क्या है जी, 15/26। क्या मैं कह सकता हूँ 15 दिन की सैलरी? एक बात बताइए, आप पूरे महीने में कितने दिन काम करते हो जनरली? महीने में 1 दिन काम करते हो, 4 संडे है, ठीक है। और वैसे तो सैटरडेज भी ऑफ होता है, ठीक है। बट अपने को क्या लेना देना है, लिमिट भाई सरकार ने बोली थी। तो सरकार क्या कह रही है कि जो भी 26 दिन तुम काम करते हो उसमें कितने दिन की सैलरी पकड़ रहा हूं मैं? 15 दिन की। और किस चीज की? लास्ट ड्रॉन सैलरी, एंड दिस इज पर मंथ। मान लो आपकी रिटायरमेंट हुई, मैं आपसे पूछूंगा एक बात बताए, तू आखिरी महीने में तेरे को सैलरी मिली कितनी? आपने बोला 50,000, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, उस 50,000 को पूरा ले लूंगा या इंटू 15/26 कर दूंगा? सो मोटा मोटी 15 दिन की सैलरी बोल रहा हूँ बस। एग्जैक्ट तो क्या 15/26 है। तो बेसिकली आप कल को जब भी रिटायर हो गए, आपकी जो भी सैलरी है उसका हाफ हो गया मोटा मोटी। मान लो आप 50,000 महीना कमाते हो, तो हाफ कितना हो गया? 25,000। और आपने जितने साल कंप्लीट करे हैं ना, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप 25 साल से काम कर रहे हो, 20 साल से काम कर रहे हो, 8 साल से काम कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर दूंगा, लिमिट आ जाएगी आपकी। सर ये क्या बोल रहे हो सर आप? आपको सारी बातें समझ आएंगी। आप समझिएगा कि 3 कंपोनेंट है। लास्ट ड्रॉन सैलरी 50,000 थी, उसका आधा कर दिया, कितना आ गया? 25,000। और मैं आपसे पूछूंगा ना कितने साल से काम कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड कंप्लीटेड ईयर ऑफ। अगर आप जितने ज्यादा सालों से काम कर रहे हो, ये लिमिट उतनी बढ़ती जाएगी। मेरा आपसे एक सवाल है, आप क्या चाहते हो, लिमिट ज्यादा से ज्यादा है या कम से कम है? डिपेंड करता है किसके फेवर में आप बात कर रहे हो। ऑब्वियसली टैक्स पेयर के फेवर में बात कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा है।
क्यों? जैसे सपोज करो तुम्हारे को ना 18 लाख मिला, मान लो 18 लाख की ग्रेचुइटी मिली, लिमिट कितनी है 20 लाख, तो तुम ये चाहते हो कि हे भगवान काश ये 1 रुपया आ जाएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, मुझे एग्जेम्पशन मिलेगी कितने रुपए की, 1 रुपए की। तो आप क्या चाहते हो, ये जो लिमिट है, लिमिट नंबर बी, ये ज्यादा चाहते हो कम चाहते हो? कम चाहते हो। 20 लाख के सबसे 20 लाख के सबसे 20 लाख की रिसीव्ड है तो एक्चुअल रिसीव्ड है तो 20 पे जाइन से 18 एक्चुअल रिसीव्ड है। मुद्दे की बात ये है कि आप जब लिमिट बढ़ रहे हो ना हर बार, तो आपका दिमाग ऐसे भी चलना चाहिए कि लिमिट को बढ़ाने में फायदा है या कम करने में फायदा है, बढ़ाने में। अब वो समझ आ रहे हैं ना ये बात? तो जितने साल तुम काम करोगे लिमिट उतनी बढ़ती जाएगी ना, जिस बंदे की जितनी ज्यादा सैलरी होगी लिमिट उतनी बढ़ती जाएगी ना, तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि जब पैसा भी ज्यादा मिल रहा होगा तो सरकार एग्जेम्पशन भी ज्यादा देने को तैयार हो रही है। मुद्दे की बात ये होगा, बस काम की बात हो गई, अभी 2 मिनट सुनना भी बात को। व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी इन दिस केस? ओनली फॉर्मिंग पार्ट भी नहीं लिख रहा हूं, बेसिक पकड़ोगे और डीए पकड़ोगे। सर डीए में लिखा है 60%, भाई 100% पकड़ना है भाई, लिखा ही नहीं मैंने, जबकि मुझे सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट लेना था, मैं तो पूरा पकड़ूंगा ना। क्लियर है बच्चे? लास्ट ड्रॉन सैलरी में क्या क्या, एचआरए नहीं पकड़ो, क्यों पकड़ दूंगा मैं एचआरए को? सर बाकी अलाउंस नहीं पकड़ना है मुझे, सिर्फ बेसिक और डीए पकड़ना है। दूसरी बात, अगर मैं आपके साथ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस को एनालाइज करूं, एक इंसान है, ईयर्स एंड मंथ्स और ये हो गया रिमार्क्स, एक इंसान है उसने 20 साल 8 महीने काम करे, तो मैं कंप्लीटेड ईयर कितने? 21 ईयर्स। एक इंसान है उसने 20 साल 5 महीने काम किया, एक्सिस ऑफ 6 मंथ रखा है। करेक्ट, समझ रहे हो? मैं लिखा ना मैंने इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, तो अगर 6 में से ऊपर होगा तो उसे कंप्लीटेड मानूंगा मैं। मुद्दे की बात ये है 20 साल 6 महीने एग्जैक्ट, जब उसकी रिटायरमेंट से पूछे कितना टाइम काम करा, उन्होंने कहा 20 साल 6 महीने। एग्जैक्टली, एक तो मैंने इन एक्सेस लिखा है ना, तो बेसिकली 20 साल पकड़ोगे भैया, और अगर 20 साल 6 महीने 1 दिन हो जाता तो 21 हो जाता। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, मुझे बताइए। क्लियर है बच्चे? ओके, तो जब अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, सारा डेटा यूज होएगा। सर जी मुद्दे की बात ये है, कवर्ड वाले की तो आपने सारी बातें बोल दी, नॉट कवर्ड के लिए बच्चों के पास स्पेस बचा हुआ है? अगर बचा हुआ है तो इधर ही लिख देना, नहीं बचा हुआ तो लाइन खींच के नीचे नॉट कवर्ड वाली बात कर लेते हैं। सर जी एक बात बताओ, अगर नॉट कवर्ड है तो क्या होगा, एग्जेम्पशन मिलेगी? हाँ बेटे हाँ, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी exempt। जिसके अंदर सबसे पहली है बच्चे एक्चुअल रिसीट, ओके। जिसके अंदर लिमिट नंबर सी है 20 लाख। सर ये भी सेम? हाँ बेटे हाँ, पहले था ये 10 लाख की लिमिट, कवर्ड वालों को 20 लाख, नॉट कवर्ड वालों को 10 लाख। अब सरकार ने अमेंडमेंट लिया और दोनों को क्या कर दिए 20, लेकिन पॉइंट नंबर बी के अंदर चेंजेस हैं। आप मुझे बताइए सरकार किसको बेनिफिट देगी, इफ यू आर कवर्ड और इफ यू आर नॉट कवर्ड? कवर्ड। तो आप देखेंगे नॉट कवर्ड वालों को थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचाया गया। कैसे सर जी? 15/26 की जगह 15/30 कर दिया गया।
थोड़ा सा तो फर्क आ गया ना, क्योंकि दैट इज मोर देन 50, दिस इज एग्जैक्ट 50। समझ आया? उसके बाद जो सैलरी है वो लास्ट ड्रॉन नहीं है, फर्स्ट ड्रॉन नहीं है। एवरेज सैलरी ऑफ पास्ट 10 मंथ्स। वैसे ना इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, लिख दिया क्या आपने? तो बेटे डिलीट कर दो ना, मैंने जैसे करा। नहीं ठीक है, मैं लिख देता हूं। कैसे लिखा था आपने? एवरेज सैलरी लिखा है, टेंशन मत लो। एवरेज सैलरी और ब्रैकेट में लिख दो 10 मंथ्स। यानी कि भैया तो जब भी रिटायर होगा उससे पहले के 10 महीने पकड़ूंगा, 10 महीने की सैलरी को जोड़ूंगा, उसका एवरेज निकालूंगा। कैसे निकलेगा सिखाऊंगा आपको। लेकिन आप मुझे बताइए, इस बंदे की लास्ट ड्रॉन सैलरी मान लो 50,000 है, पर इसकी 2 महीने पहले ही 40,000 होती थी। इंक्रीमेंट अभी रिसेंटली रिटायरमेंट से पहले मिला, तो उसको नुकसान नहीं पहुंच जाएगा यहाँ पे। अगर किसी इंसान का, समझ गए ना, एवरेज करने में अगर उसका इंक्रीमेंट पिछले 10 महीने में ही लगा तो एवरेज तो कम आ जाएगा, वो भी थोड़ा सा नुकसान आ जाएगा। इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ, 6 महीने की बात ही नहीं लिखी, यानी कि कंप्लीटेड है तो है, नहीं है तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, और सर जी यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या लोगे आप? बेटे अलग है सर, ये याद करने पड़ेंगे। हाँ बेटे हाँ, बेसिक प्लस डीए। डीए कौन सा? फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ। कवर्ड वाले में सैलरी का अलग मतलब था, नॉट कवर्ड में सैलरी का अलग होगा। हाँ, ये वो एचआरए वाला सेम लिखा मैंने। दूसरी बात, ईयर मंथ्स एंड सर कमीशन बेस्ड ऑन क्या लिखता आगे? फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। फिक्स्ड परसेंटेज। फॉर्मिंग पार्ट का क्या मतलब है? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स होता है ये। अगर डीए पूरा का पूरा आपको नहीं लेना होगा, क्वेश्चन अगर बोलता है 60% फॉर्म्स पार्ट, तो वी टेक 60%। ठीक है सर। एग्जेम्पशन के लिए बस वो यूज करा जाता है सर। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, समवन हैज वर्क 20 years 8 months, 20 ही मानूंगा जी। समवन हैज वर्क 20 years 3 months, 20 years 6 months। कहने का मतलब ये है जितना कंप्लीटेड है वही लूंगा। सर अगर किसी ने 20 साल 11 महीने 11.5 महीने काम करा तो भी 20 ही लूंगा। सेठ जी कहानी मैंने कहीं ना कहीं आपको भी ग्रेजुएटी की बातें तो बोल दी है सारी की सारी। यहाँ तक क्लियर है सबको? एकदम रजिस्टर्ड है? आइए 1-2 बातें और करेंगे बेटे, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिस ही करेंगे। नोट लिखिएगा। एनी gratuity received during job, कंपनी कह रही है हर साल ही ले लो ना, 5 साल का क्या वेट करते, हर साल 20-25 दिन की सैलरी तुम्हें और दे देंगे। समझ रहे हो क्या चीज बोल रहा हूं? ऊपर क्या बोला था मैंने तुम्हें? रिटायरमेंट होगी तब मिलेगा, रेजिग्नेशन होगी तब मिलेगा। कंपनी ने बोला हम नहीं दे रहे उस टाइम। आपका जो एलिजिबिलिटी बन गई, मान लो 1 साल काम करा आपने, ये लो महीने की सैलरी ले लो ग्रेजुएट। यानी कि ग्रेजुएटी रिसीव ड्यूरिंग जॉब, तो वो टैक्सेबल होती है बेटे। समझ रहे हो क्या लाइन लिखी हमने? एनी ग्रेजुएटी रिसीव्ड ड्यूरिंग जॉब is fully taxable for government employee as well as non-government employee। चाहे आप गवर्नमेंट हो बेटे चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, टैक्सेबल हो जाएगा भैया।
सेट है कहानी बच्चे? ओके, सही आपने क्या लिखा है? ड्यूरिंग। ड्यूरिंग जॉब। अच्छा, और सर एक बार प्लीज ऊपर से आप नॉन गवर्नमेंट एक बार जूम आउट करके दिखा दोगे? ये 3 पॉइंट, सॉरी एक सेकंड सर। नॉन गवर्नमेंट के एक तो ये पॉइंट थे मैडम 3 पहले, और एक सेकंड सर। हाँ सर, थोड़ा सा नीचे। हाँ जी सर, थोड़ा सा और नीचे। ये नॉन गवर्नमेंट वालों का था, और ये वाला आई मीन नॉट कवर्ड वाला। ठीक है जी, ठीक है सर। आई फिर तो सर फायदा नहीं है जो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर उसको नहीं लेना है ईयरली, वो कह रहा है नहीं भैया जब मैं 5 साल हो जाएगा ना तभी देना। ऐसे यार ये ऑप्शन गवर्नमेंट दे देगी तो ठीक है, लेकिन मैं एक एक एम्प्लॉय से नेगोशिएट नहीं करता ऐसे। गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, समझ रहे? अगर मैंने वो विंडो खोल दी ना कि मैं एक एक से पूछूंगा, तो भाई लोगों का तो आते ही रहेंगे अपनी अपनी हिसाब से, ऐसे नहीं चलता काम। समझ रहे? अच्छा, अभी ग्रेचुइटी खत्म नहीं, बेटे 2 पॉइंट सुन लेना बस। सर एक बात बताओ, एग्जाम्पल लिखना बच्चे, ठीक है? मान लो मिस्टर ए है, और मिस्टर ए जॉब किधर कर रहा है भाई? रिलायंस में। और भाई ने जॉब करी 10 इयर्स तक, बहुत अच्छी बात है, 10 साल काम करा। तो आपके हिसाब से रिलायंस इसको ग्रेचुइटी देगा? विल ही रिसीव ग्रेचुइटी? बिल्कुल मिलेगी। यस सर। क्या इसको ग्रेचुइटी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। और ऐसे ही बोल रहा हूं आपको, बस मान के चल लो इसको 8 लाख रुपए की ग्रेचुइटी मिली। बेटे मेरे को ग्रेचुइटी की वर्किंग थोड़ा सिखानी है, तो मेरे को तो टैक्स ट्रीटमेंट सिखाना। तो रिलायंस ने वर्किंग करी, ग्रेचुइटी एक्ट देखा, और उसको लगा कि इस बंदे को कितने की ग्रेचुइटी मिलनी है? 8 लाख की। बहुत अच्छी बात है। अब ये मिस्टर ए का क्या सवाल होगा? ये 8 लाख में से एग्जेम्पशन लेना चाहेगा, तो आप एग्जेम्पशन के लिए क्या करोगे बच्चे? 3 लिमिट्स निकालोगे। पहली लिमिट क्या आएगी? 8 लाख। दूसरी मान के चल लो 6 लाख आ गई, और तीसरी क्या है बेटा? मेरा आपसे सवाल, भाई की कितनी ग्रेचुइटी एग्जेम्प्ट हो जाएगी? 6 लाख। 6 लाख। समझ आ रही है आपको बात? इसके बाद ये नौकरी छोड़ दी इसने, कहीं और ज्वाइन करेगा? नहीं करेगा, हो सकता करे। और मान लो अब इसने नेक्स्ट जॉब जो करी मिस्टर ए, अब इसने करी इन्फोसिस में जॉब करी 8 साल मान लो, और इसको ग्रेचुइटी मिली 6 लाख मान लो। हमें क्या लेना देना कितनी ग्रेचुइटी मिल रही, लेकिन हाँ 8 साल काम करे तो ग्रेचुइटी तो मिलेगी। अब आप दोबारा से ये एग्जेम्पशन के लिए बोलेगा या नहीं बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा। सबसे पहली लिमिट क्या आ जाएगी? 6 लाख। मेरे को लिमिट नंबर बी के अंदर कोई एनालिसिस ना मैंने पहले करा, अभी कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, लिमिट नंबर सी 20 लाख या 20 लाख माइनस जो एग्जेम्पशन ऑलरेडी ये ले चुका है 6 लाख 14। तो बोलने देना एक बार, ये जो 20 लाख है आपको हर बार मिल रही है या आपकी जिंदगी भर की एग्जेम्पशन है? एवरी टाइम यू चेंज अगेन यू गेट अ लिमिट ऑफ 20 lakhs, विच मीन्स अगर आपको सपोज करो इस बंदे को 26 लाख रुपए की मिली होती ग्रेचुइटी, तो ये बोलता 20 लाख की लिमिट तो है मेरे पास। या 20 लाख लाइफ लॉन्ग है, लाइफ लॉन्ग है भैया। अगर आप पुरानी कंपनी से कुछ एग्जेम्पशन ले चुके हो, आप पुरानी कंपनी में आपको ग्रेचुइटी मिली, आपने एग्जेम्पशन निकाली आपकी 6 लाख, यू हैव 14 लाख लेफ्ट फॉर योर एंटायर लाइफ। मैं आपको हर कंपनी में 20-20 लाख नहीं देने वाला। कहने का मतलब ये है, छोटी सी बात है, ये जो आपने 20 लाख लिखा है, यू कैन से दिस इज लाइफ टाइम 20 lakhs। ठीक है, हर कंपनी वाइज ही मिल रही है। एंड सिमिलरली नॉट कवर्ड वाले में भी लाइफ टाइम है। द एग्जेम्पशन दैट यू हैव क्लेम्ड विल रिड्यूस द लिमिट नंबर सी। है ये साहब, समझ आया बच्चे आपको क्या बोला मैंने? एंड ऐसा होता होगा भाई,
6 साल काम करा, आगे 6 साल काम करा, तो जो भी एग्जाम्शन ले ली मैंने, अब वो लिमिट्स में से सी लिमिट में से हट जाएगी। अगर 20 क्या, हाँ अच्छा नहीं, इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा, बट मेरे हिसाब से सिंगल ही होगा, एक बंदे के हिसाब से मिल रही है वो। ऐसे नहीं है कि तुम जब एक बार कवर में आ गए तो 20 चल रही है तुम्हारी, नॉट कवर में लगी, ऐसा नहीं। यू आर अ सिंगल। इनकम टैक्स गवर्नमेंट क्या कह रही है, जितने भी लोग हैं उस बंदे को मैं 20 से ऊपर की थोड़ा ना बेनिफिट दे दूंगा। ये बात कहीं लिखी नहीं हुई, पर लॉजिक यही लगेगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? बस एक पॉइंट रह गया बच्चों, और ग्रेचुइटी आपका सारा का सारा डन है। फिर प्रैक्टिस करते बेटा अलाउंसेस भी और ये भी। सर मिस्टर ए ने रिलायंस में काम करा 3 इयर्स के लिए, बहुत अच्छी बात है जी। आपके हिसाब से लीगली इसकी ग्रेचुइटी बनती है? नहीं बनती, बहुत अच्छी बात है। रिलायंस के बाद मिस्टर ए ने काम करा इन्फोसिस में फॉर 9 इयर्स, ही वर्क फॉर 9 इयर्स। अब ग्रेचुइटी बनती है? बिल्कुल बनती है। और अगर ग्रेचुइटी बनती है तो भाई एग्जेम्पशन भी लेगा, इसमें माइनस नहीं करेंगे हम, है ना? नहीं अभी तो मुझे मिली नहीं ना, उधर वाले में तो मिली नहीं, मुझे ग्रेचुइटी मिली नहीं, तो अभी तो लिमिट मेरी पूरी 20 लाख की अनएग्जॉस्टेड है, ठीक है। अगर मान लो इधर मिलती भी हमें तो फिर मैं ये कर देता, legally नहीं है, कर देता मैं। है अगर ना? मैं एग्जेम्पशन क्लेम कर चुका हूं तो 20 लाख मेरी लाइफ टाइम एग्जेम्पशन है। ओके, समझ रहे? अब मुद्दे की बात ये है, फर्स्ट लिमिट क्या होती है, एक्चुअल रिसीव्ड। ये वाली मान लो कवर्ड है, हो सकता है कवर्ड होता, नॉट कवर्ड होता। 15/26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी इंटू क्या लेते हो आप, कंप्लीटेड ईयर। हाँ वो अप टू 6 मंथ्स, और वो पूरी कहानी वही कवर्ड वाला है, कंप्लीटेड ईयर और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। और तीसरी लिमिट क्या होती है जी, 20 लाख। मेरा सवाल ये है, व्हाट इज दिस कंप्लीटेड ईयर्स? इट इज 9 इयर्स और 12 इयर्स। लॉजिकली इट्स 9। सर जिस कंपनी के लिए मिल रही है, इन्फोसिस के लिए मिल रही है 9 साल काम करे, पर सरकार ने बोला हुआ है कि तुम कंप्लीटेड ईयर 12 ले लो, क्योंकि अगर तुमको तुम्हारी पिछली ऑर्गेनाइजेशन से ग्रेचुइटी नहीं मिली और अगर करंट ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही है तो पिछले वाले साल भी इसमें जुड़ जाएंगे। मुझे बता दीजिए, ये तो फायदे की बात कर दी इन्होंने, क्योंकि इससे लिमिट नंबर भी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? तो इफ इन योर प्रीवियस, फिर से समझा दो प्लीज। हाँ जी, अगर आपको आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से ग्रेचुइटी नहीं मिली है तो जो भी कंप्लीटेड इयर्स हैं वो आपके करंट वाले में जुड़ जाएंगे, अगर वो करंट ऑर्गेनाइजेशन आपको ग्रेचुइटी दे रही है। सर अगर पुरानी वाली मतलब नॉट कवर्ड इन ग्रेचुइटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं कवर्ड नॉट कवर्ड की बात ही नहीं कर रहा। उसने पुराने 2 साल काम करा, उसकी ग्रेचुइटी नहीं बनती। इन नेक्स्ट कंपनी उसने 10 साल काम कर दिया, तो मैं कंप्लीटेड ईयर को 10 नहीं लूंगा, मैं जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रेचुइटी मतलब उसकी बनी नहीं, वो भी कंप्लीटेड ईयर्स में ले लूंगा मैं 2 साल। सर एक बार आपने जहाँ पे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एक्सप्लेन किया है, आप एक बार उस पे एक बार दिखा दोगे क्या? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस तो के सर अंदर इसमें आपने ईयर मंथ और ये क्या लिखा हुआ है थर्ड थिंग? रिमार्क्स की मतलब फाइनल लूंगा कितना मैं। ठीक है। बताइए, क्लियर है बच्चे दोनों पॉइंट? सर पेपर में कैसे आ जाएगा बेटा? पेपर में ऐसे आ जाएगा, वो बोलेगा कि मिस्टर ए है, उसने पिछले 2.5 साल से एक कंपनी में काम करा, फिर उसने करंट कंपनी और लिख देगा नॉट रिसीव ग्रेचुइटी, और करंट कंपनी में 10 साल काम करा, इतनी ग्रेचुइटी मिली, इतनी सैलरी थी, सारा कुछ लिख देगा। और आप कंप्लीटेड ईयर अगर आपने 10 पकड़ लिए तो गलत हो गया भाई साहब, पुराने लिख। हाँ जी बिल्कुल। और इसी तरीके से ऊपर वाले पॉइंट में वो बोल देगा उसने एक जगह पे काम करा था, वहां पे ही ऑलरेडी क्लेम्ड एग्जेम्पशन ऑफ 2 lakhs। तो बेसिकली अब जब तुम नई ऑर्गेनाइजेशन में निकालोगे तो लिमिट नंबर सी तो 18 होनी चाहिए, अगर आपने उसको आपने 20 लिख दी तो गलत हो गई आपके ऊपर। कहिए सर कोई दिक्कत? लास्ट पॉइंट पे टेक, वैसे तो लास्ट नहीं है, मैं इस टाइम पे बोलता नहीं वो पॉइंट, पर मैं अभी बोल रहा हूं। एक बात बताइए, जब एक इंसान रिटायर होता है
जैसे आज क्या डेट है, 21 सितंबर, लिख देते हैं 1/4/23, नहीं अभी 24-25 है ना, 1/4/24 और 31 मार्च 25 एंड टुडे इज 21 सितंबर 24। एक बंदा रिटायर आज हुआ है बच्चे, द पर्सन रिटायर्ड टुडे एंड ही इज कवर्ड या नॉट कवर्ड, क्या फर्क पड़ रहा है। मेरा आपसे इतना सवाल है, उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी कब की पकड़ोगे आप? मतलब द मंथ ऑफ रिटायरमेंट विल बी इग्नोर्ड, आंसर इज यस। इसका मतलब ये मत सोचिए उसे 21 दिन की सैलरी नहीं, ऑब्वियसली ही हैज वर्क फॉर 21 डेज। मतलब पूरा प्रैक्टिकली बात करूंगा आपसे, वो बंदा अगर 21 को रिटायर हो रहा है तो वैसे उसको सैलरी मिलेगी 21 तक, बिल्कुल मिलेगी, बट मैं तो एग्जेम्पशन के लिए बात कर रहा हूं ना। तो एग्जेम्पशन के लिए मैं जो मंथ ऑफ रिटायरमेंट होता है आई इग्नोर दैट, एग्जैक्टली। तो मैं उसकी कौन सी सैलरी पकड़ूंगा बच्चे, अगस्त के बाद। और अगर बाय चांस मुझे इसकी 10 मंथ्स एवरेज सैलरी लेनी होती, क्यों लेनी होती सर, अगर ये नॉट कवर्ड होता तो आई वुड हैव टू टेक 10 मंथ्स, नॉट जस्ट अगस्त। तो मैं स्टार्ट कहां से करता हूं, ऑब्वियसली आई एम इग्नोरिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। यानी कि मैं यहाँ पे एक ब्लॉग बना रहा हूं कि भाई ये जो रिटायर हुआ ना सितंबर में, ठीक है, सितंबर को तो छोड़ दो, इससे पहले के 10 महीने पकड़ोगे तुम। और इससे पहले के 10 महीने समझ रहे हो कौन से आ रहे हैं, अगस्त, जुलाई। आपको अगर ये लग रहा है ना इस लेवल पे कैलकुलेशन नहीं जाएगी, इस लेवल पे कैलकुलेशन जाएगी, ठीक है। मई एंड देन अप्रैल, और कितने महीने आ जाएंगे, मार्च, फरवरी, जनवरी, कितने हो गए, दिसंबर, नवंबर। यानी कि फ्रॉम 1 नवंबर 23 till 31 August, this is 10 months average salary। और इंक्रीमेंट भी दिया होगा, उसने बोला होगा क्या सर, दोबारा बताना, नहीं आया समझ। देख सितंबर के मंथ को छोड़ दे तू, हाँ ये तो समझ में आ गया, उससे पहले के 10 वाला नहीं आया समझ। कौन सा, ये जो नवंबर तक आप लेके गए, हाँ? मतलब कैसे समझ नहीं आया। सितंबर से पहले के 10 महीने पकड़ लेना, अगस्त 1 हो गया, 2, 3 जुलाई, रिवर्स में ले जाना बात को पूरी। अच्छा, मतलब हमें ये मतलब 1/4 से नहीं देखना है। नहीं 1/4 से जब नहीं तक दे, वो मुझे है तो तब 10 तक। मंथ्स चाहिए ना, ओके, 1/4 समझ तक गया। 10 बन ही नहीं रहे, समझ रहे। ठीक। 6, 7, 8, 9, 10 नवंबर का महीना पूरा आ रहा है। एंड इफ आई से, क्योंकि अब इतनी अच्छी बात हो गई है, 1 नवंबर टू यहां कनेक्ट हो गया आपका। और मैं अगर आपको बोलूं कि उसकी लास्ट सैलरी 50,000 पर मंथ थी, मतलब जब वो रिटायर हुआ भाई तो महीने का कितना कमा रहा था, 50,000। और उसका जो इंक्रीमेंट था ना वो 1 मई 24 को लगा था, और कितने रुपए का लगा था, 10,000 का। मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया, ध्यान से सुन लेना। ये बंदा रिटायर कब हुआ, 21/9, मुझे कोई सितंबर से लेना देना नहीं, अभी 10 महीने निकाल लिए मैंने। अब सवाल ये है कि भाई वो अगस्त में कमाता कितना था, 50,000, क्योंकि उसकी लास्ट सैलरी क्या है, 50,000। पर क्या 50,000 पूरे 10 महीने नहीं, 1 मई से उसका 10,000 का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि भाई 1 मई से पहले तो 40,000 की सैलरी थी उसकी। अगर 10,000 का इंक्रीमेंट है तभी तो 50 हुई ना, तो उससे पहले तो 40 ही होगी। तो आप मुझे बताइए नवंबर में कितनी सैलरी, 40 मंथ्स गिन लेते हैं एक बार जरा, 40 के देखते हैं एक बार, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, कितने महीने हो गए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने। 6 महीने तो भाई ने 40,000 पे काम करा।
और उसके बाद भाई की सैलरी कितनी हो गई 50,000। और कौन एक बार दोबारा डबल काउंट करेंगे, मई जून जुलाई अगस्त, 10 बैठ रहा ना टोटल, 6 और 4। आप मुझे बताइए टोटल कितना आएगा। अच्छा सीधी सी बात है ना, ये 10 महीने की सैलरी हो गई, डिवाइड कर दो ना 10 से, इसको एवरेज आ जाएगा 10 महीने का, कितना आ गया 44,000। बड़ी अच्छी बातें कर ली हैं बेटे मैंने आपके साथ, अपनी बच्चा कुछ भी बोल ले, कहीं क्लियर है जी। सर एक बार थोड़ा सा जूम आउट करना है इस एग्जाम्पल। सर इसमें मेरे को ये चीज पूछनी थी कि आपने ये लास्ट ड्रॉन सैलरी और क्यों लिखा हुआ है, मतलब अगर ये इंसान कवर्ड होता तो मैं लास्ट ड्रॉन लेता, ठीक है। और अगर ये इंसान नॉट कवर्ड होता सो आई वुड हैव टू कैलकुलेट एज 10 मंथ सैलरी। अच्छा ओके सर। ओके तो आइए सर जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटे। जितना मैंने बोलना था आज का बोल दिया, लेकिन अब हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, ठीक है। हटा दो इसको। पहले ग्रेचुइटी करें या अलाउंस? ग्रेचुइटी करें ना पहले तो, ये दिमाग में भी तुम्हारे एकदम पहले ग्रेचुइटी की प्रैक्टिस करते हैं, हो जाएगा आराम से, हो जाएगा क्वेश्चन। अभी क्या क्लास भी है क्या? 4:15 टेस्ट है ना। डेली आप प्रैक्टिस नहीं करते बेटी, ऐसे थोड़ा होता है। ठीक है बेटे, माना 50 लाख है आपके पास, मेहनत तो करनी है। मूड यार, हाँ चला गया रिटायरमेंट पहले था। और आपने जो थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करा था इसमें एक बार वो दिखा दोगे फिर से? एक बार दिखा दो मैडम, एक बार ढूंढ लो, एक बार देख लो। यार अलाउंसेस दिख रहे हैं यार, क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा बेटे। कोई बात नहीं, चलेंगे थोड़ा। लेट हो जाते हो कौन सी क्लास के लिए? तो बहुत टाइम है यार, तुम लोग क्या ढूंढ रहे क्वेश्चन, बच्चे ने कॉपी करनी। बच्चों ने कॉपी करनी नहीं बेटे, आज प्रैक्टिस करेंगे आधा घंटा। मिल गया मिल गया मिल गया। चलो ग्रेचुइटी का एक क्वेश्चन तो कर लो बेटे, इतनी मेहनत करे बेटे, मैं 3 घंटे से ग्रेचुइटी समझा रहा हूँ आपको। मिल गया मिल गया नहीं, मिल गया। इलस्ट्रेशन नंबर 4.37, बस ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना, फिर आपको फील आ जाएगी। क्या कुछ नहीं करना क्वेश्चन? नहीं बेटे करना पड़ेगा बेटा, नहीं तो आपके घर पे कॉल कर दूंगा। नंबर ले नहीं सकता मैं। चलो आज एक काम करते हैं, आपने चैलेंज दिया है ना, तो नंबर ले ही लेते हैं आज, ठीक है? पक्का? ब्लॉक कर दो मुझे, जो टीचर जो गुरु आपको पढ़ा रहा है, क्या चल रहा है आजकल। मैं बच्चों के लिए राजमा चावल बनाने की बात कर रहा हूँ और ये ब्लॉक कर, उससे पहले नहीं आपको ब्लॉक कर। सर जो नोट्स थे, एक बार बस पिक्चर ले लूंगी हाँ, मैं, ये जो लो, आपने बनवाए थे, और इससे ऊपर वाला एग्जाम्पल बस दिखा दो।
थोड़ा सा नीचे, एक सेकंड, 3 इयर्स वाला, सर थोड़ा सा नीचे कर दो। ठीक है सर, थैंक यू। आइए बच्चे, बस एक क्वेश्चन बच्चे। आर लिमिटेड हु वाज एम्प्लॉयड विद पी कंपनी लिमिटेड, अच्छा जी, एम्प्लॉय का नाम क्या है बच्चे? आर, और वो कहाँ ज्वाइन करा उसने? पी कंपनी। वैसे गवर्नमेंट तो नहीं लग रहा है ना, गवर्नमेंट कैटेगरी नहीं है, नॉन गवर्नमेंट लग रही है। कवर्ड है नॉट कवर्ड है नहीं पता। रिटायर्ड ऑन 21/10/2023, तो ठीक है भाई। रिसीव 3,60,000 एज ग्रेचुटी। भाई साहब सीधी काम की बात होती है। पहली लिमिट कितनी है? 3,60,000। तीसरी लिमिट क्या होगी? 20 लाख। 2 लिमिट मैंने बता दी, 1 लिमिट आप निकालोगे बेटे। He served the company for 26 years 8 months। अच्छा जी, 26 साल 8 महीने। अब मैं इसको 27 लूंगा, 26 मुझे नहीं पता कवर्ड है नॉट कवर्ड है। लिखा हुआ है 26 लेंगे। सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? He is not covered। ठीक है, तो अगर नॉट कवर्ड है ना तो ध्यान से सुनना। 15/30 10 महीने की एवरेज सैलरी करूंगा, महीने क्यों निकालूंगा, इनटू कंप्लीटेड ईयर कितना? 26। अब लेने के बाद सैलरी की रहेगी वैसे तो बस। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज सैलरी वाज 15,000 पर मंथ। हाउएवर द, कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटे, निकाल के दे रहा है बेटे। हाउएवर द एवरेज सैलरी फॉर द प्रीसीडिंग 10 मंथ्स इज 14,400। अब मेरे को बताइए क्या ये 10 महीने की निकालेंगे? 14,400। वो क्या कह रहा है? कंप्यूट द टैक्सेबल ग्रेचुटी। आ गया आंसर? यस सर। ओके, अगर आ गया तो पॉइंट नंबर बी भी देखिए ना। आराम से बेटे तीनों लिमिट बना लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम बहुत है हमारे पास, अभी और प्रैक्टिस करनी आ रही है। पहले मुझे बताइए पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? लिमिट नंबर ए 3,60,000, लिमिट नंबर बी 15/30 14,400 इंटू 26, और लिमिट नंबर सी 20 लाख। तो एग्जामिशन कितनी आ गई? 187,200। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पॉइंट नंबर बी सर आ गया दूसरा भी, 30 साल ले लेंगे क्योंकि वो पुरानी कंपनी में उसने काम करा हुआ है, 4 साल ग्रेचुटी नहीं मिली थी, तो 26 साल की जगह 30 साल ले ली। सेट है ना कहानी? अच्छा लगा बेटे सॉल्व करके? बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लगाना चाहते? ये कैसा अच्छा लगा फिर? अच्छा नहीं लगा, अगले में अच्छा लगेगा। ठीक है, आइए। क्या हो गया यार, अब सैटरडे है यार, पढ़ाई करो। तो पार्ट 2 एक बार दिखाना फर्स्ट क्वेश्चन का। हाँ जी, आ गया ना सब आंसर? ओके गुड यार, आप बच्चे बहुत अच्छे हो सारे। हाँ क्या कह रहे हो? मंडे राजमा चावल और साथ में चटनी प्याज। हाँ फर्स्ट टाइम बना हुआ। हाँ तो 5 सीटी देनी पड़ती। 5 सीटी देनी पड़ती। मैं तो अपने अलग से ऐसा कुछ नहीं है, ले लूंगा, मैं जो बनाऊंगा मैं नहीं खाने वाला, अपने खाने। पहली सीटी पे कॉस्ट लग जाएगा। कितनी सीटी देनी होती? 5। आप बनाइए। मैं YouTube से नहीं देखूंगा, ऐसे ही बनाऊंगा। पानी डालना है, राजमा डालने और चीनी मसाले, चाट मसाला डाल दे तो सही है बस। सर आप जैसे बना के ला दे, बना आप खिला दो, आपको देंगे। मैं नहीं खाऊंगा। अरे नहीं, मुझे आता है, इजी तो होता है। पहले चम्मच आप, फिर हम शुरू करें। चलिए, हाँ जी। 15/30। हाँ मेरे तो एक बात बताओ, 15/30 ये 15 से डिवाइड करोगी, 1 आया, ये 2 आया, 1/2 आ गया ना, तो डिवाइड बाय 2 बोल लो, इंटू 1/2 बोल लो, समझ? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बहुत है मैडम। और मैडम 15/30 है तो 1/2 हो गया ना। कैलकुलेटर यूज कर रहा, अब इसके लिए बड़ी अच्छी बात है।
ये तो ऐसे ही हो जाता है मैडम, कैलकुलेशन आपको बढ़ानी। अच्छा, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करो, वो नहीं आएगा गलत देखो। सर कैलकुलेटर भी पैक कर दिया सर। क्या वो और एक बंद पैक हो गया नंबर सर? बी समझा दोगे, उसमें सेकंड का कैसे आंसर आया? सेकंड का मैडम पिछले 4 साल और जोड़ दिए ना। इस इंसान ने ही वर्क फॉर 4 years इन प्रीवियस sir. कंपनी जहां पे इसको ग्रेचुइटी नहीं मिली, तो ये 4 साल 26 साल में जुड़ के 30 साल हो जाएंगे ना मैडम। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। बेटे आपको एक क्वेश्चन बुला रहा है। सर जा रहे सर, हमें लोग बुला रहे हैं। टेस्ट लॉ बुला रहा है आप? यार ये इतना आसान क्वेश्चन है, सोच रहा हूँ कि आप करोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। सर आप होमवर्क 4.35 है ना होमवर्क। 4.35 होमवर्क ले लो। ऐसा करो, होमवर्क तो ले लो, ठीक है, होमवर्क दे रहा हूँ, लिख लो होमवर्क, टाइम लगेगा लिखने में, लिख लो 4.35 होमवर्क। हाँ जी मैडम, मैं भेज दूँ, मैंने भेजी होगी, आप बार बार भिजवाते हो मेरे से, मैं अभी भेज दूंगा अभी, ठीक है, या अभी अभी 4.35 होमवर्क, 4.36 होमवर्क, नहीं 4.38 होमवर्क, इजी इजी है। आ जाओ, अब अलाउंस के होमवर्क ले लो। अब आप मैडम देखो, ज्यादा से ज्यादा 7-8 क्वेश्चन से ऊपर नहीं दूंगा, और बताओ और क्या, गिर जाके पढ़ाई नहीं करनी क्या? सर पता इसी चक्कर में हम नहीं कर पा रहे हैं, फिर वो सब पर सरकार में हाँ? आपकी कंसोलिडेशन में टैक्स भी घुस के रह गए, बाकी सब्जेक्ट क्या करेंगे, कैसे निकलेंगे 6 बार। सर और हाँ सर रिकॉर्डिंग भी देखनी होती है, फिर होगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, बात है, प्लीज आपका सपोर्ट चाहिए होगा बेटे मुझे, आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ बेटे, नाम है आपका। आप हो तो मैं हूँ बेटे। इलस्ट्रेशन 4.1, 4.2, 4.3, सर एक मिनट दोबारा से बताओ। 4.1 से लेके कंटिन्यूस चल रहा है, 4.1 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 1 2 3 4 5 6 बेटे आपने अगर कुछ बोल दिया, मेरी हिम्मत में कुछ कर आपके अगेंस्ट बोल ही नहीं सकता मैं कुछ। 4.6, 4.6, 4.7, 4.8, सर क्या कर रहे हो सर, 12 हो गए। चलो ठीक है, नहीं 4.8 नहीं करना आपने, ठीक है, बस अभी रुक जाना पर। सर आप पीडीएफ प्लीज भेज दो। हाँ जी, पीडीएफ भेज दूँगा। सर और सब्जेक्ट पढ़ने दोगे या नहीं पढ़ने दोगे सर? पढ़ने हैं भाई, सारे पढ़ने हैं, सब इम्पोर्टेंट पढ़ने है। का दे दो। 4.9, बस सर हो गया, क्या हो गया, नशा वशा तो नहीं चढ़ गया आपको? 4.10 मैंने बोला नहीं था, तूने बोला तो ले लो 4.10। तो मैंने नहीं बोला था, मैंने सर्कल लगाया था। दुष्यंत सर का नशा तो नहीं आ गया आप पे? दुष्यंत सर का आ गया, इससे अच्छा तो कोई भी नशा। सर अब बोलिए। बोलो। 4.11, क्या कर रहे हो? क्या कौन सी बात में घुस गई सर आज ही? 4.12 क्लास में कराने थे, अभी तुमने बोला होमवर्क दे दो, दे दिया मैंने। आपके कहने का मतलब है कुछ मत करना है इनमें। नहीं नहीं, बस 4.12 तक आप कर लेना मैडम। ये वाला नीचे एक बार होगा, पता कर लेना, ठीक है। और मैं ये फाइल भेज देता हूँ, ठीक है, और मैं ये फाइल भेज देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये वाले क्वेश्चन ना आपके हो जाएंगे। स्टिल अगर आप अटकोगे, नेक्स्ट क्लास में आधा घंटा देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में रिटायरमेंट बेनिफिट ओवर कर दूंगा जी। आज की पढ़ाई सर टेक्स्ट चली जाएगी 2-4 घंटे तो क्या हाँ? आज की पढ़ाई टेक्स्ट के ऊपर चली जाएगी और फिर क्या पढ़ेंगे हम? सर टैक्स ज्यादा पढ़ना पड़ता है ब्रो। अच्छा और सर छोड़ के भेज जाएंगे। सर मेरे को डाउट है। भेज दूंगा। सर बोलते कि लो पढ़ो।
यार एक बात बता, लॉ तो बहुत आसान है यार, तुम खुद ही बेटर जज हो। लॉ में क्या होता है, थ्योरी होती है और लिख दो बस एज पर दी प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, गाना लिख दो आगे, भी नहीं है। और ज़्यादा तो मैंने पढ़ा ही नहीं, 1:30 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी। समझते नहीं है कुछ सर हमने लेट स्टार्ट हाँ तुम लेट आए थे ना। अच्छा, ऑनलाइन में किसी का डाउट है तो एक बार बता देना, नहीं तो ठीक है बच्चों, इतना रखते हैं फिर, चलिए।